बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चे, ये टॉपिक जो है सबसे पहले आपको 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन केवल यहीं पे लिमिटेड नहीं है। आज हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, कूलम्ब्स फोर्स के लिए, यानी दो चार्जेस के बीच में फोर्स के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कि वहां पर ये कैसे यूज होता है। लेकिन ये टॉपिक जो है हमारा 11th में भी है, तो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए हम पहले 11th वाला टॉपिक ध्यान में रखते हैं। तो ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स के लिए। ठीक है, वेव्स के लिए यानी कि साउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो आप डेली लाइफ में गाने सुनते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि कोई भी एक चीज दूसरे चीज को अफेक्ट नहीं करती, तो उसके लिए हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके जो आप गाना सुनते हो। जब आप गाना सुनते हो तो आपने उसमें अलग अलग वॉइसेस सुनी होंगी, आपने सुना होगा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। आप बता सकते हो कि इसमें गिटार बज रहा है, इसमें ड्रम्स बज रहे हैं, इसमें फ्लूट बांसुरी बज रही है। आपको पता लगेगा कि ये फीमेल वॉइस है, कोई फीमेल सिंगर गा रही है, ऐसे ही मेल सिंगर है। तो आप, और उसमें भी अगर मेल सिंगर दो होंगे तो भी आपको दो आवाज़ें अलग अलग समझ में आएंगी कि ये सिंगर अलग है, ये सिंगर अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस सब का रीज़न है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चे, यानी कि हम एक ही टाइम पर इतनी सारी आवाज़ें सुन पा रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से है। मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आपके पीछे जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो पीछे से कोई और आवाज़ आ रही है तो आप एट द सेम टाइम वो आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि वेव्स में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी एक वेव जब मीडियम में चलती है तो वो दूसरी वेव को अफेक्ट नहीं करती, यानी एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरा अफेक्ट नहीं होता। जैसे हम गाने में से अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट हटा दें तो बाकी की आवाज़ें आपको वैसी ही सुनाई देंगी, और अगर उसमें हम एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दें तो भी वो आवाज़ आपको वैसी ही सुनाई देगी, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, एक पर्टिकुलर सिंगर की। इससे हमें ये पता लगता है कि एक साउंड वेव दूसरी साउंड वेव को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें ये समझ में आता है कि हम उन क्वांटिटीज के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। अब ये बात आती है कूलम्ब्स लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां पे आज हम दो चीजों का सुपरपोजिशन पढ़ना चाहते हैं। पहला, ठीक है, हम यहां पर देख रहे हैं दो चीजों का सुपरपोजिशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन किसका, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जिसे आप कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक मेरे बच्चे, तो यहां पर ये दोनों ही टॉपिक जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि ये अच्छे से हमारे तैयार हों। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन दोनों के लिए काम करता है, जैसे वेव्स के लिए काम करता है। मैंने आपको समझाया कि एक वेव दूसरे वेव को अफेक्ट नहीं करती। तो यहां पर ये कैसे काम करेगा उसको समझते हैं। तो जैसे मेरे पास में यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है यहां पर Q2। इन दोनों के यानी कि बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सपोज करो कि इसने इसको रिपेल किया तो ये फोर्स लगा F, और ये जो फोर्स है वो भी F। अब बात आती है F और F दोनों मैंने इक्वल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ काम कर रहा है।
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन आप देख रहे हैं, मैंने एरो एक इधर लगाया एक इधर लगाया, ये रिपल्सिव फोर्सेज हैं। अगर ये अट्रैक्टिव होते तो ये वाला फोर्स अंदर आ जाता, ये वाला अंदर आ जाता, दोनों की डायरेक्शन फिर दोबारा से अपोजिट होती। ठीक है, तो पहली चीज तो आप यहाँ पे ये सीखे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो चार्जेस के लिए काम करता है, यानी कि दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगाते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कैसे समझ सकते हैं, तो बोर्ड में ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब जैसे मैं इसके बीच में एक नया चार्ज Q ले आया, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि बताइए कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स F है और इसमें हम तीसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो इस फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन फोर्स। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है किसको फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे वेव एक दूसरी वेव को अफेक्ट नहीं करती, तो एक चार्ज के आने या जाने से इसका फोर्स अफेक्ट नहीं होगा। इस कमरे में भी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वीडियो में, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को बंद कर देंगे तो मेरी आवाज़ सुनना बंद हो जाएगी, लेकिन जो पीछे की आवाज़ें हैं वो जो पहले आप सुन पा रहे थे वैसे ही सुन पाएंगे जो मेरी आवाज़ के साथ सुन पा रहे हैं। ऐसे ही इसके साथ और इसके बिना Q1 Q2 पर फोर्स पहले भी F लगा रहा था और अब भी F लगाएगा। मैं Q को रखूं या हटा दूं, फोर्स क्या रहेगा, F। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी किसी चार्ज के आने से किसी दूसरे चार्ज के फोर्स पर कोई अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर हम अब बात करें एक से ज्यादा फोर्सेस की किसी एक चार्ज पर, ये कैसे होगा, जैसे हम मान लें कि ये हमारे पास में एक चार्ज है और इसको मैं वैल्यू दे देता हूं Q। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास में इसके पास दूसरे चार्जेस रखे हमने। एक चार्ज रखा मैंने Q1, एक चार्ज मैंने रखा Q2, एक मैंने रखा Q3 एंड सो ऑन, ऐसे रखते हुए मैं n नंबर ऑफ चार्जेस रख रहा हूं। तो यहां पर ये जो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं इस पर्टिकुलर चार्ज पर, इस जिसको मैंने ये रेड में लिखा है Q, तो ये अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन का मतलब हम इस पर फोर्स निकालना चाहते हैं बाकी के चार्जेस की वजह से। तो हर चार्ज अपना एक फोर्स लगाएगा। सपोज करिए कि यहां पर Q1 ने एक फोर्स लगाया, सपोज करो ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये F1 अंदर की तरफ लग गया। Q2 एक हमारे पास में रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये लाइक चार्जेस हो गए, तो यहां पर ये F2 और फिर यहां पर ये हम देखेंगे तो ये F3 एंड सो ऑन। अगर हम देखते जाएंगे तो लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव। तो ऐसे हमारे पास n नंबर यानी n चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, तो n नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर मुझे इस चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है तो मुझे सिंपली F टोटल करने के लिए, ठीक है, ये चार्ज फोर्स हम किस पर निकाल रहे हैं, Q पर, किसकी वजह से, बाकी के चार्जेस की वजह से। तो हमें यहाँ पर सबका वेक्टर सम कर देना चाहिए, और हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है, यानी एक फोर्स दूसरे फोर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि किसी भी एक सिंगल चार्ज पर जो नेट फोर्स होता है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड नियर इट। ठीक है, जितने भी चार्ज उसके पास में रखे हुए हैं वो सारे चार्जेस अपना अपना फोर्स उस पर लगा रहे हैं, और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हम यहां पर कर रहे हैं। अब बात आती है वेक्टर सम। वेक्टर सम यहां पर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक डायरेक्शन काम करती है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसमें हम वेक्टर सम क्यों करना चाहते हैं, हम वेक्टर सम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे ये पोटेंशियल के लिए दोबारा से आएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो वहाँ पे हम वेक्टर सम नहीं करेंगे, वहाँ हम करेंगे अलजेब्रिक सम। अब बात आती है वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम में क्या फ़र्क है। अलजेब्रिक सम जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, +2 -3 -1 +2 +3 +5, ठीक है, 3 - 2 प्लस का 1 हो गया। तो ये एक नॉर्मल अलजेब्रा होती है जो हम स्केलर क्वांटिटी के साथ में लगाते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा। और टोटल पोटेंशियल हम नॉर्मल अलजेब्रा यानी स्केलर सम से निकाल सकते हैं या अलजेब्रिक सम से निकाल सकते हैं। लेकिन फोर्स में एक डायरेक्शन होती है और उस डायरेक्शन को हमें कंसीडर करना पड़ता है और हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं जिन्हें हम वेक्टर मेथड्स बोलते हैं या वेक्टर सम बोलते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखिए इसी में मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर चार्ज बनाएगा, लेकिन फोर्स हमारा जो है केवल किस पर लगेगा? क्यू पे। यहां पे अगर मैं क्यू हटा दूं तो क्या होगा? क्यू हटा दूं तो फोर्स नहीं लगेगा। अब फोर्स नहीं लगेगा तो लेकिन ये चार्ज तो कुछ ना कुछ अपना क्या करेंगे, ये जो चार्ज हैं ये भी तो अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे इस पॉइंट पर। इसी इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपके पास में यहां पर मेरे हाथ में जैसे या मेरी जेब में मोबाइल है, तो मोबाइल कौन था? पहले वाला चार्ज, समझ रहे हैं? वो सिग्नल पकड़ रहा है यानी कि उस पर फोर्स लग रहा है बाकी के चार्जेस की वजह से। जैसे मेरा मोबाइल टावर, बाहर कहीं टावर लगा हुआ है, उससे सिग्नल आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं अपना मोबाइल यहां से लेके चला गया, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन सिग्नल फिर भी होगा, सिग्नल फिर भी होगा। जैसे ही कोई दूसरा मोबाइल वहां आएगा तो वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा उस सिग्नल की वजह से। तो चार्ज जब तक रहता है, ठीक है, तो हमारा मोबाइल जैसे काम कर रहा है सिग्नल की वजह से, वैसे ही ये मोबाइल हमारा यहाँ पे चार्ज हो गया। वो चार्ज इन सब चार्जेस की वजह से अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो चार्ज चला जाएगा तो यहाँ फील्ड खत्म नहीं होगा। जैसे मेरा मोबाइल चला गया तो सिग्नल खत्म नहीं हुआ, चार्ज के जाने से फोर्स खत्म हो गया, लेकिन फील्ड खत्म नहीं हुआ। तो यानी कि अब यही चीज हम देखें तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं मान लूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को बताया था E1, ठीक है, कहां होगा? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। Q2 ये मैंने आपको बताया था कहां पे? अंदर। कब? जब ये माइनस चार्ज होगा। ऐसे ही अगर ये Q3 प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? बाहर, ठीक है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वहां पे देख के इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। सोर्स चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। जैसे Q1 ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो इसकी डायरेक्शन मैंने बाहर दिखाई है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्लस अपनी तरफ से मान लिया, माइनस ये अंदर की तरफ बनाएगा। तो प्लस चार्ज का फील्ड होता है आउटवर्ड, माइनस का होता है इनवर्ड, ठीक है बच्चे। ऐसा क्यों होता है इसका प्रॉपर रीजन आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर केवल हमें यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड बाहर की तरफ बनाता है और नेगेटिव अंदर की तरफ बनाता है, ठीक है बच्चे। तो जैसे हमारे पास में फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां n चार्जेस होंगे तो यहां पर इस पॉइंट पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगे और यहां पे हमें सिंपल क्या कर देना है? F को E कर देना है, यानी कि हमारे फोर्स की जगह पर यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो जैसे हम फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर मैं यहां से ये Q2 हटा दूं तो ये E2 हट जाएगा, लेकिन E3 E1 पे कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि किसी एक चार्ज को लाने से या ले जाने से एक चार्ज का फील्ड चेंज नहीं होता, जैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स किसी तीसरे चार्ज से नहीं होता, जैसे दो साउंड वेव्स किसी तीसरी साउंड वेव से अफेक्ट नहीं होती, ऐसे ही इन सभी चीजों के लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करता है। तो कॉमन चीज यहां पर क्या देखी हमने
कि इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपल उनका वेक्टर सम कर दूंगा। वेक्टर सम क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सेम अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है टोटल किसी पॉइंट पर, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर दोबारा से मैं वेक्टर सम कर दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के लिए भी काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी काम करता है, और टोटल फोर्स निकालने के लिए मुझे वेक्टर सम करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर सम करना है। तब होता क्या है कि जब हम 11th में ये चीज़ें पढ़ते हैं और 12th में आते हैं तो कई बच्चों की ये चीज़ें वीक रह जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में मुश्किल होती है। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, 11th में जाएंगे, और वहाँ से हम एक छोटा सा टॉपिक पहले वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, और उस वेक्टर एडिशन की हेल्प से दोबारा से हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आते हैं। ठीक है, तो तब तक हम थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करते हैं बच्चे। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर जो है वो हमारे पास में क्या है बच्चे? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड है और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? डायरेक्शन। जैसे फोर्स मैं आपसे कहूं कि मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, और मैंने आपसे पूछा कि बॉडी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो आप बता पाएंगे? 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, और मैंने पूछा किस जगह पर वो जा रही है, जाएगी या डिस्प्लेस होगी, तो आप क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स की डायरेक्शन तो बताई नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी मुझे बतानी चाहिए। जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तब तक फोर्स के एक्शन को आप नहीं पढ़ सकते। तो कुछ क्वांटिटी जैसे हमारे पास होती हैं, फोर्स है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम है, जैसे आज हम और आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन से डील करने के लिए हमारे पास में वेक्टर लॉज होते हैं। तो हम एक नॉर्मल तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, उसमें डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन के साथ में हमें उसको ऐड करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है और हमें यहाँ पे केवल इसे शॉर्ट में समझना है जिससे कि हम क्वेश्चन कर सकें, तो मैं इसको शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास में हमने ये मान लिया कि मेरे पास में एक वेक्टर है। तो सबसे पहली चीज़ समझना जरूरी है कि एक वेक्टर को हम एक एरो से दिखाते हैं, ये इसका हेड, ये इसका टेल। टेल यानी स्टार्टिंग पॉइंट, हेड यानी ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये दूसरा वेक्टर जो मुझे इसके साथ ऐड करना है वो ड्रॉ कर लिया, यानी दोनों के टेल्स को मिला दिया, दोनों टेल्स को मिला दिया। अब बात आती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल लिया, लेकिन ये एंगल हमें दिया होगा कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, जो वेक्टर लॉ है वो ये कहता है कि आप इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे ये बन जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लॉ हमें यूज करना चाहिए किसके लिए? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो ये वेक्टर बताता क्या है कि अगर हम दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करें, जो इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी, ये वाली साइड भी इसके पैरेलल और इक्वल होगी, तो ये एक पैरेललोग्राम बनके तैयार होगा। अब इन दोनों का जो सम है उसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट जो होता है वो इन दोनों के बीच में ये जो डायगोनल होता है इससे डिनोट करते हैं, और ये आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होती है, जैसे अगर हम बड़ी साइड या बड़ा पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यानी ये एरो को हम बड़ा रख रहे हैं, तो इसका मतलब तभी रखेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जैसे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन में 10 न्यूटन को हमें बड़ी लाइन, बड़े एरो लाइन से दिखाना पड़ेगा, और 5 न्यूटन को हमें छोटी एरो लाइन से दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि ए आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बी थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने ए का मैग्नीट्यूड बड़ा रखा है और बी का छोटा रखा है।
अब बीच में ये आर आया तो आर डायगोनल की जो लेंथ होगी वो आर के मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू को बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो होता है, जब ये इसका डेरिवेशन हम 11th में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर ये क्या है, आर, ये फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास में किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन जब हमें निकालनी होगी, डायरेक्शन ऑफ आर, वेक्टर आर दैट इज द रिजल्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास में ये tan अल्फा हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक मेरे भाई, तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं हमेशा, जब भी हमें, ये यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, आगे जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा तब भी आपको यही यूज करना है। ठीक है, आगे ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, वहां हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये यूज करना है, यानी जहां पे भी वेक्टर लगता है वहां पे आपको यही करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जिसको आपको बहुत अच्छी तरह सीखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये a हो गया एक साइड, एक वेक्टर b हो गया। अब मैं बात कर रहा था कि ये जो एंगल है ये थीटा, ये a और b के बीच में जो थीटा है वो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। a का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड a, b एक दूसरा मैग्नीट्यूड b, तो ये फॉर्मूला हो जाता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एक वेक्टर को जब मैंने एक वेक्टर के साथ ऐड किया, यानी एक फोर्स को जब मैंने एक फोर्स के साथ ऐड किया, तो मुझे दोबारा से फोर्स यानी एक वेक्टर मिलेगा। तो r भी तो एक वेक्टर है, तो r की भी तो एक डायरेक्शन होगी। तो r की डायरेक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और यहाँ पर उस बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका एंगल है। ये एंगल हमें ये बता रहा है कि हमारा r किस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल हमें ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन मैंने ली है वो a के साथ ली है। हम ये डायरेक्शन b के साथ भी ले सकते थे, तो लेकिन अब होगा क्या कि हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें लेंगे कौन से, b लेंगे कि a लेंगे। सिंपल तरीका, आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें a और b नहीं दिया होगा, आपको जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन दिया होगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन मैं निकाल रहा हूँ, तो जैसे ये 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन हो गया, तो 10 को अगर मैं a मानूंगा तो a की जगह पे 10 रखना है। b को अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो यानी मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ a के साथ, तो ये b की जगह पर 5 आएगा। अगर यही एंगल मैं यहाँ पे ले लूँ, यानी कि ये अल्फा जो है मैं यहाँ ना लेकर यहाँ अल्फा ले लूँगा, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैं इसे b की जगह पर क्या मान लूँगा, a, और इसे a की जगह पे क्या मान लूँगा मैं, b, और ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे पहले हमने ली थी 10 5 5, तो अब ये इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ 5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 10 10, एंगल वही रहेगा थीटा, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो यहाँ से हमारे पास ये अल्फा निकल के आएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये स्पेशल केसेस हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने होंगे, क्योंकि ये ही हम जनरली यूज करते हैं और बार बार फ्रीक्वेंट यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास में ये दो वेक्टर a और ये b, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल 0 cos थीटा cos 0 = 1। ठीक, अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में एक और कंडीशन आती है। तो यहाँ पे पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं, cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1। अब ये cos 0 की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या, √a² + b² + 2ab। तो cos थीटा यहाँ से हट जाएगा, क्या रह गया, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर पे लगा है रूट, तो डायरेक्ट हमारे पास में यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी r = a + b। यानी कि जिस तरीके से हम डायरेक्ट ऐड करते हैं दो चीज़ों को,
हम यहाँ पे भी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कब कर पाएंगे ऐसा कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ये 0 के अलावा किसी और एंगल पर हैं तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाया इधर, आपने फोर्स लगाया इधर, दोनों फोर्स हो गए साथ साथ, तो यानी इसका मतलब बॉडी भी तो जाएगी इधर, यानी कि दोनों फोर्स मिलने के बाद में जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी इधर ही जाएगा। तो यानी इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्शन अलोंग वेक्टर ए। यहां मैं बी भी लिख सकता हूं क्योंकि ए की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन यहां पर क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है भाई, तो ये जनरल केस था, ये स्पेशल केस था जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। इसी तरीके से अगर हमारे पास में ये फर्स्ट, ये सेकंड केस, अब मैंने ए को तो वही रखा लेकिन बी को मैंने उल्टा कर दिया, यानी उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अपोजिट कर दी। तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 180 हो जाएगा, और ये वैल्यू होती है -1। ये -1 को यहाँ पर हम रखेंगे, तो जब ये -1 रखेंगे तो अब -1 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर को हटा देगा और हमारे पास में अब फॉर्मूला आ जाएगा r इक्वल टू a माइनस बी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास में a शुड बी ग्रेटर देन b। अब इसको समझते हैं। ठीक है, मैंने एक बॉक्स पर फोर्स लगाया, आपने सामने से लगाया, मैंने फोर्स लगाया ज़्यादा, आपने लगाया कम, तो बॉक्स मेरी डायरेक्शन में चला गया। आपने ज़्यादा लगाया, मैंने कम लगाया, तो बॉक्स मेरी तरफ आ गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट किसकी तरफ आ रहा है, बड़े वाले की तरफ। तो हमें बड़े वेक्टर में से छोटे को माइनस करना है, यानी a शुड बी ग्रेटर देन b। ऑब्वियस है, जब जो वेक्टर बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, अलोंग a। ठीक है, तो ये दूसरा केस था। अब हम यहां पर देखें तो तीसरा केस, थर्ड केस में जहां पर अब आ जाता है हमारे पास में 90 डिग्री। ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो हम फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो ये हमारे पास में अब जब हम देख रहे हैं तो यहाँ ये रिजल्टेंट आ जाता है r। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो अल्फा कहलाएगा। ठीक है, तो अल्फा जब हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट होता है, तो हमारे पास में ये जो रिजल्टेंट है r, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि cos थीटा और cos 90 और ये वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि बच्चे हमारे पास में ये cos थीटा वाला टर्म 0 हो गया। तो जब ये टर्म 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और हमारे पास में फॉर्मूला केवल क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूले से देखा। ये मेथड जो हम पढ़ रहे हैं इन्हें हम ज्योमेट्रिक मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री फॉलो करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये a है, इसके सामने ये b है। तो r, इस पाइथागोरस थ्योरम अपने 9th 10th में पढ़ी है, तो r का फॉर्मूला हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप चाहें तो डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, दो तरीके आपके पास। ऐसे ही अब हम यहाँ पे डायरेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे ये साइन थीटा जो है हमारे पास में यहाँ पर कितना हो गया, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो b इंटू 1 यानी b बचेगा ऊपर, a cos 90 0 यानी कि ये 0 हो गया। तो बचा क्या मेरे पास में, यहाँ पर tan अल्फा जो है ये बचेगा b अपॉन a। अब इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, टिग्नोमेट्री, सिंपल टिग्नोमेट्री कहती है tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये b, ये b, ये a, तो tan अल्फा b अपॉन a। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में 3 स्पेशल केसेस और ये मेन फॉर्मूला।
तो कभी भी जैसे हम यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमें वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ी है। तो ऐसे और चैप्टर्स में भी हमें वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तब हमारे पास ये फॉर्मूले सारे जो हैं काम आते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ साथ इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इसके बिना आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला होता है √a² b² + 2ab cos थीटा tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये हमारे पास में डायरेक्शन बताता है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल होगा 0, 0 का मतलब यानी कि दोनों वेक्टर का हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं a + b, और डायरेक्शन होगी अलोंग a। जब दोनों अपोजिट होंगे तो एंगल होता है 180 डिग्री, जिसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करेंगे, a शुड बी ग्रेटर देन b, और डायरेक्शन फिर दोबारा से a की तरफ लेंगे। जब 90 डिग्री होगा तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट है वो आता है √a² + b² tan अल्फा = b/a। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। हाँ तो बच्चे, ये अभी हमने फॉर्मूले सीखे वेक्टर एडिशन के। ठीक है, 3 स्पेशल केस, ये जनरल फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं, यानी कि हम इन दोनों को अप्लाई करने जा रहे हैं जैसा न्यूमेरिकल हमें बोर्ड में मिलेगा हमारे सामने। तो जब बोर्ड का न्यूमेरिकल जब ये हमारे सामने मिलेगा तो हमें अब इनको कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर कैसे काम करता है और आप इन फॉर्मूले को वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे एक आज सबसे पहले हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ये मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर ये साइड ले ली A, ये भी ले ली A, ये भी साइड होगी A। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आई हैव टेकन अ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस को मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने वैल्यू दे दी, मान लीजिए +q, इसको दे दी मैंने -q, इसको मैंने दे दी -q। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये हो गया हमारे पास A, B और ये C। तो ABC इज अ ट्राइंगल जिसके 3 कॉर्नर, 3 वर्टिसेस पे 3 पॉइंट चार्जेस यहाँ पर हैं, एक +q, -q, -q। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि आपको ऊपर वाले +q पर बाकी के 2 -q से फोर्स निकालना है। ठीक है, ऑब्वियस है, ये अपने आप तो फोर्स लगाएगा नहीं अपने ऊपर, तो हमेशा यही होगा। 3 में है तो 1 पर बाकी 2 लगाएंगे, अगर 4 हैं तो 1 पर बाकी के 3 लगाएंगे, और 5 हैं तो 1 पर बाकी के 4 लगाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब जितने चार्ज हैं उससे एक फोर्स कम होगा, क्योंकि एक चार्ज अपने आप पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो अब हमें कंसंट्रेट करना है कि किस पे निकाल रहे हैं। तो किस पे निकाल रहे हैं हम? +q पे। तो जब हम इसे +q पे निकाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे भाई ये दोनों चार्ज का साइन क्या है। तो ये जो माइनस है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास में एक फोर्स आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं, किसने लगाया? ये B ने, तो इसको हम नाम दे देते हैं FB। एक दूसरा फोर्स आएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं FC। ठीक है, तो अब हम देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है थीटा, वो कितना होगा? 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 एंगल का सम 180 होता है, तीनों इक्वल, 180 / 3 यानी 60। तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल सेम। और अब हमें इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है। इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि दोनों फोर्सेस का हमें क्या कर देना चाहिए? वेक्टर सम। और वेक्टर सम के लिए अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो ये 2 फोर्स हमारे पास 2 वेक्टर हो गए, यानी मैंने A की जगह पर FB ले लिया
और बी की जगह पर मैंने एफ सी ले लिया। थीटा जो है वो हमारे पास में कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं क्या, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड का क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास में हमें ये जानना जरूरी है कि क्या ये फोर्स इक्वल तो नहीं है या अनइक्वल तो नहीं है। तो अब बात सुनेंगे मेरी बात। तो अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जरा हम कंपेयर करके देखते हैं। तो एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते हैं तो वहां पर हमें साइन नहीं चाहिए होते। साइन नहीं लेते क्यों, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं तो हम साइन को इग्नोर करके चलेंगे। यानी हमें फॉर्मूले में हम साइन नहीं रखने, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। साइन से तब तक मतलब है जब तक हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और ये डायरेक्शन हम देख रहे हैं। अब फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो ये साइन नहीं रखने हमको। तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला माइनस ये प्लस अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन में पता लग गया। अब हम मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं। इसके लिए देखें पहले का चार्ज Q, तो हम Q1 की जगह पे Q कर देंगे। दूसरे का Q, ये माइनस Q है तो माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये Q हो गया। यहाँ डिस्टेंस कितनी है R, तो अब ये R की जगह पर हमारे पास में हम यहाँ पर लिख सकते हैं A। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये मैंने निकाली FB की। अब यही चीज मैं चेक करना चाहता हूं किसके साथ, C के साथ। तो चार्ज Q डिस्टेंस A, तो यही वैल्यू तो आपको रिपीट होगी। तो इससे मेरे को पहले से मैं ये चीज देख के चलूंगा ये इक्वल है कि अनइक्वल है। तो यहां पर इस केस में ये दोनों इक्वल है। तो ये जो एरो हैं जब आप बनाएं तो वैसे तो आप इसको रफ बना सकते हैं, अगर आपको टाइम हो तो आप बिल्कुल प्रॉपर बना सकते हैं, वरना रफ बना के तो अंदाजे से जब बनाएं तो ये दोनों हमें इक्वल रखने हैं जिससे हमारा डायग्राम सही तरीके से बने। अब इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चे कि हमने इसमें इसके पैरेलल में ये ले लिया और इसके पैरेलल में हमने ये ले लिया, तो ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमारे पास में ये बीच में ये जो लाइन थी ये क्या थी हमारे पास डायगोनल, और ये हमारे पास में टोटल फोर्स आएगा F। तो अगर हम अपने फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ये F कौन है, रिजल्टेंट R, ये कौन है A और ये कौन है B, और A और B की ये जो वैल्यू है वो ये यहाँ पर है। अब इसे हम फॉर्मूले में रखना चाहते हैं। तो जब हम इसे फॉर्मूले में रखना चाहते हैं तो फॉर्मूले में जब हम इसे रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो है फोर्स, ठीक है, तो फॉर्मूले में F हमें निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्या था फॉर्मूला, अब दिमाग में याद करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो जब हम A रखेंगे तो A जो है वो हमारे पास हो जाएगा FB स्क्वायर FC स्क्वायर 2AB मतलब FB FC कॉस 60, थीटा की जगह पे 60 आ गया। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो यहीं पे पुट कर देते हैं। तो आपको एक ट्रिक सीखनी चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पर ये दोनों जब फोर्स इक्वल होंगे तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो कैलकुलेशन है ईजी हो जाएगी। तो जब ये ईजी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी वो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ बहुत जल्दी। FB स्क्वायर 2FB cos 60 की वैल्यू हम डाल देंगे 1/2, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं cos 60, cos 180, cos, ये सब वैल्यू भी आपको याद करनी चाहिए क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। तो आपको वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की बुक लेकर वहाँ से आपको देखना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं और उनको याद करेंगे तभी आपका यहाँ पे फ़ायदा हो पाएगा, वरना आप वैल्यू नहीं आएगी तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूले की ये जो वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले में तो इनको आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो है हमारे पास क्या हुआ, तो FB स्क्वायर ये भी FB स्क्वायर हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं √3FB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3FB, और ये मेरे पास बन गया सीधे सीधे KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये मैंने उठाकर यहाँ रख दी। तो ये मेरे पास में आ गया फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू ये निकल के आई है।
अभी मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, अल्फा। तो मैंने आपको बताया था ये मेरी चॉइस है, या आप कर रहे हैं तो आपकी चॉइस है, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो मैंने अपनी चॉइस से ये ले लिया। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब दो फोर्स इक्वल होते हैं तो ये जो फोर्स होता है वो एग्जैक्टली बीच में आता है, मतलब 60 का हाफ, 30 इधर होगा 30 इधर होगा। अगर ये 90 होता तो 45 45, 120 होता तो 60 60। ठीक है, तो अब ये अल्फा मैंने आपको पहले से बता दिया 30 डिग्री है। अब आपको ये बात अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप निकालेंगे कैसे। और अगर ये फोर्स अनइक्वल होंगे तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, tan अल्फा अलग से निकाल के बताना होगा। अब इस tan अल्फा को मैं यहाँ पर जब निकाल रहा हूँ तो मेरे पास में फॉर्मूला था, अब ये फॉर्मूला दोबारा से रिकॉल करेंगे दिमाग में, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b कौन था, जिसके साथ में डायरेक्शन नहीं थी, यानी एंगल नहीं था। तो यहाँ पर हमने एंगल लिया है FB के साथ, तो ये FC, तो FC साइन 60, 60 ये वही चलेगा थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा FB, ये यहाँ पे FB लेने का रीज़न कि हमने डायरेक्शन यहाँ से ली है, तो ये हो जाएगा हमारे पास FC साइन ऊपर आता है, नीचे आता है cos 60। अब ये अल्फा अगर मैं यहाँ ले लेता तो यहाँ पर ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, b ऊपर आ जाता, यानी दोनों जगह पे b और यहाँ c हो जाता। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है। फर्क कब पड़ेगा, जब ये अनइक्वल होंगे, तो इस बात का आपको वहाँ जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में हम इस FC को FB ले सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2 और नीचे हो जाएगा FB, फिर ये FB क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो ये हो गया FB √3/2। इसमें से हमने FB को कॉमन ले लिया, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2, नीचे हो जाएगा 3/2, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/√3। तो ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan 30 डिग्री, यानी कि अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री, जो वो देखिए मैंने पहले ही बता के चला था आपको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पर ये प्लस कर दूँ, ये प्लस कर दूँ, तो यही क्वेश्चन में ये डायरेक्शन अब अट्रैक्टिव की जगह पे कैसी हो गई, रिपल्सिव। ये कैसी हो गई, रिपल्सिव। तो अब हमारा जो पैरेललोग्राम नीचे था वो नीचे की जगह पे कहाँ आ गया, ऊपर, और ये जो फोर्स है जो नीचे था ये कहाँ चला गया, ऊपर, यानी ये FB आपका यहाँ आ गया, FC यहाँ पर आ गया, ठीक है मेरे बच्चे। और ये एंगल क्योंकि 60 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी 60 होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास में डायग्राम में चेंज आया, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है वो नीचे से ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। बस क्वेश्चन में बस हमने साइन चेंज करके डायग्राम चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन में कैसे चेंज आ सकता है वो मैंने आपको बताया। एक और लास्ट आज के लिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस ले लूँ, ठीक है, तो भैया क्या होगा, देखो ये माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस है तो ये रिपेल करेगा। तो अब हमारा जो पैरेललोग्राम है वो बच्चे यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा और ये जो रिजल्टेंट है वो यहाँ चला जाएगा। इस केस में ये जो एंगल बनेगा, तो ये पूरा एंगल 180 था, तो 180 में से 60 निकाल दीजिए तो ये क्या बचेगा, 120, ठीक है। तो इस वाले केस में यहाँ पे 60 की जगह पे क्या हो गया, 120, ये 120 की जगह पे ये प्लस की जगह पे माइनस हो गया, हम इस प्लस को हटा देंगे तो ये माइनस आएगा, तो FB² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ से चला जाएगा और आपके पास में केवल FB यानी कि ये वैल्यू रह जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना कितना इजी है, पैटर्न आपको फॉलो करना है, केवल ध्यान रखना है कि मैंने एक ही डायग्राम में आपको 3 क्वेश्चन समझाए हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर ये 60 की जगह पे 120, ये 120, ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ वैल्यू क्या रह जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 60, यानी कि ये आ गया 60। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहले ये 60 का आधा 30 था,
अब ये 120 का आधा 60 हो गया। तो इस तरीके से आप हमारे पास में ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने वेक्टर के बताए हैं वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में जो है वो हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम और एग्जाम्पल्स लेंगे, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको और इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।